सभी को नमस्कार। ग्रेड फर्स्ट के पेपर हो चुके हैं कंप्लीट। पॉलिटिकल साइंस का कल पेपर हुआ था, उसमें आईसीटी और पेडागोजी के जो 10 प्रश्न आए हैं उनका मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूं। बाकी लगभग पेपर मैंने करवा दिए हैं। आईसीटी पेडागोजी यद्यपि पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर आया वो कहते हैं कि ऐसा पेपर आया जो आज तक नहीं आया, और बहुत मुश्किल होगा इस पेपर में सब्जेक्ट में आप 40% नंबर लाना। लेकिन कहीं ना कहीं दी आईसीटी पेडागोजी ये आपके लिए कुल मिला के एक सुखद रहा होगा, ये मैं उम्मीद करता हूं पेपर को देख के। यद्यपि बहुत आसान तो नहीं कहेंगे बट ठीक है, पॉलिटिकल साइंस को देखते हुए इसके जो 10 प्रश्न है उनको अपन हल कर रहे हैं। और पहला प्रश्न जो है वो आपके सामने ये रहा, इसको देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तुल्यकालिक संप्रेषण का उदाहरण है? आप कहोगे कि सर ये नया प्रश्न है। नया नहीं है, बहुत इजी सा प्रश्न था, थोड़ा सा देखा हो, ठीक है। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ साइनोक्रोनस कम्युनिकेशन। ये अपन ने डाल रखा है आईसीटी वाला जो टॉपिक है उसके अंतर्गत 236 के पृष्ठ में मैंने इसकी व्याख्या भी कर रखी है। यदि आपके पास ग्रेड फर्स्ट वाली बुक है तो देखिएगा 236 के पेज के ऊपर आप देखिएगा, वहां मैंने वर्णन कर रखा है, ठीक है, कि ये ई लर्निंग के दो प्रकार हैं, तुल्यकालिक और अतुल्यकालिक। तो ई लर्निंग में तुल्यकालिक का मतलब ये होता है कि जब हम आमने सामने बैठकर विचारों का आदान प्रदान करते हैं, एक प्रकार से अपन वीडियो कॉलिंग करते हैं एक प्रकार से, तो वीडियो कॉल जो है आपका वो तुल्यकालिक संप्रेषण होता है। अब ईमेल है तो ईमेल में तो तुल्यकालिक होगा ही नहीं, आपने भेज दी, अगला जब भी देखेगा वो आमने सामने नहीं हुआ ना। ब्लॉग क्या है, ब्लॉग में भी यही है कि मैंने कोई चीज लिख दी, आप उसको कभी भी पढ़ सकते हैं। स्काइप वार्तालाप, स्काइप एक प्रकार से क्या है जिसपे आप आमने सामने बैठकर अपने विचारों का, भावनाओं का कर सकते हैं। तो ये तुल्यकालिक संप्रेषण होता है, हाइपर टेक्स्ट भी लिखित होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। तो ये आपको ये समझना था और इसका वर्णन मैंने 236 के पेज पे कर रखा है बुक के अंतर्गत। तो कोई पढ़ा है यदि आपने कंप्लीट किताब को तो कहीं जोर नहीं आएगा आपको। फिर अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रतिमान जो आगमन डिजाइंड डेवलप इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग के लिए कौन सा डेवलप किया गया है? तो सबको पता है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल जो है वो आगमन तार्किक शक्ति का विकास करता है। इसका मुख्य उद्देश्य है, उद्देश्य के अंतर्गत ही इसका वर्णन कर रखा है। 200 के पृष्ठ के ऊपर आपको मिल जाएगा ये पेज नंबर, ये 2-3 जगह उल्लेख है मेरा इसका। तो जेरोम बोर्नर ने जो दिया है वो इसका आंसर सही है, बाकी पे जाना ही नहीं है आपको, देखना ही नहीं है ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संगठनों में से, ये तो आपका पॉलिटिकल का आ गया, 103 नंबर का प्रश्न देखिएगा। कौन सा युग्म सुमेलित है? तो कठपुतली द्विआयामी होती है? नहीं, कठपुतली त्रिआयामी होती है। प्रतिरूप नमूना त्रिआयामी होता है, 3 डायमेंशनल होता है। चार्ट जो होता है वो द्विआयामी होता है। चित्रलेख भी द्विआयामी होता है, इसलिए ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का, यानी त्रिआयामी। ये प्रश्न तो इस बार बहुत रिपीट है, सभी में लगभग कई बार ये प्रश्न आ गया है। तो 103 का जो प्रश्न आपको 214 के पृष्ठ के ऊपर मिल जाएगा। त्रिआयामी सामग्री के अंतर्गत इनका उल्लेख है। अगला प्रश्न देखिएगा, डेविड और रोजर जॉनसन। डेविड और रोजर जॉनसन जो कोऑपरेटिव लर्निंग के प्रतिपादक हैं, इन्होंने एक मेथड भी दिया था मिलकर सीखना। वैसे कोऑपरेटिव लर्निंग भी आता तब भी ये प्रतिपादक यही बताना आपको। तो इनकी विशेषता पूछी है कि इन्होंने कौन सा सहकारी अधिगम समूह का तत्व बताया है? स्वतंत्रता, फ्रीडम, समूह जवाबदेही, प्रोत्साहक अंतःक्रिया, व्यक्तिगत प्रसंस्करण। व्यक्तिगत प्रसंस्करण नहीं होता इसमें, इंडिविजुअल प्रोसेसिंग नहीं होता, सामूहिक होता है, ठीक है, तो ये तो गलत होगा। फ्रीडम मतलब सब आपस में मिलकर करते हैं, प्रतिस्पर्धा रहित वातावरण होता है। फ्रीडम तो नहीं करेंगे, मिलकर सीखते हैं सब, तो फ्रीडम वाला ऐसा कोई बिंदु है नहीं। इन्होंने नहीं बताया है। पी कोऑपरेटिव लर्निंग में फ्रीडम होता है वैसे, बट इन्होंने नहीं बताया है। इन्होंने सामाजिक कौशल की बात की है, पारस्परिक निर्भरता की बात की है, व्यक्तिगत और समूह जवाबदेही, इन्होंने दोनों की बात की है, व्यक्तिगत भी बात की है और समूह भी बात की है। तो समूह जवाबदेही यहां ऑप्शन में है, तो यह आंसर सही है। प्रोत्साहक अंतःक्रिया, इसके अंतर्गत ये कहते हैं कि सब हम मिलकर सीखते हैं और जब ग्रुप में मिलकर कोई कार्य को सफल बनाते हैं तो फिर एक दूसरे को जो है पुरस्कार और प्रोत्साहन दिया जाता है। ये भी इसकी विशेषता है। तो अब आप कहोगे कि सर इनमें सही आंसर क्या होगा? देखो, सही आंसर तो एग्जामिनर ने क्या लगाया वो जाने, बट इसका आंसर 2 भी सही है और इसका आंसर प्रोत्साहक अंतःक्रिया ये भी सही है। ये 212 के ऊपर मैंने दोनों का उल्लेख कर रखा है। 200 शुरुआत में जो कोऑपरेटिव लर्निंग की विशेषता है वहां भी इसका उल्लेख कर रखा है। तो अब इसको किसको ज्यादा सही माना जाएगा डिपेंड करता है, बट 2 नंबर का ज्यादा सही लग रहा है और 3 नंबर भी इसमें सही है। तो आंसर दोनों ही सही है। वैसे हो सकता है ये पर्सन आगे डिलीट भी हो जाए, बट ज्यादा सही 2 नंबर मुझे लग रहा है। 212 के ऊपर मैंने दोनों की व्याख्या कर रखी है इसमें, मेरे एज ए इंडिविजुअल मत है मेरा। आईसीटी का पूर्ण रूप क्या है?
तो ये प्रश्न कई बार आ गया, बहुत इजी प्रश्न था। यदि पॉलिटिकल साइंस के पूरे पेपर में देखा जाए कि सबसे आसान प्रश्न कौन सा, तो यही था, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये कई बार पहले भी प्रश्न आया हुआ है, तो ये तो मेरे अकॉर्डिंग सभी ने ही कर दिया होगा। 105 का 233 के पृष्ठ के ऊपर इसकी व्याख्या कर रखी है मैंने। अगला प्रश्न है, सूचना प्रक्रिया प्रतिमान के वर्ग से संबंधित है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल से रिलेवेंट कौन सा मॉडल है, ये पूछ रहा है। तो वैज्ञानिक होता है, सामाजिक पूछताछ, संरचित सामाजिक परिचर्चा मतलब स्ट्रक्चर सोशल इंक्वायरी मॉडल भी होता है, न्यायशास्त्र मतलब जुडिशियल। मैंने पूरी किताब में इसलिए सभी प्रतिमानों का उल्लेख किया, इसका उद्देश्य था कि यदि आप पढ़ लोगे तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। ये जो तीनों प्रतिमान है, ये सामाजिक अंतःक्रिया प्रतिमान में आते हैं और केवल सूचना प्रक्रिया प्रतिमान में आता है इंक्वायरी ट्रेनिंग, साइंटिफिक इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, जो रिचर्ड सचमैन ने दिया एक प्रकार से। तो ये एक ऑप्शन सही है, बाकी क्या है, गलत है। तो ये 196 के पेज के ऊपर पूरी टेबल बना रखी है, उस टेबल में इसका उल्लेख कर रखा है, तो कर दिया होगा आप लोगों ने सही है। और उसके बाद है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी प्रणाली के कार्यों के बारे में सूचना उस प्रणाली को वापस भेजी जाती है ताकि सुधार और समायोजन किया जा सके, उससे क्या कहा जाता है। देखो, प्रणाली उपागम के अपन 4 सोपान पढ़ते हैं, और जो तीसरा सोपान है प्रणाली संचालन, प्रणाली मूल्यांकन, उसके अंतर्गत मैंने इस लाइन को एज इट इज उल्लेख कर रखा है कि इसमें पृष्ठ पोषण का प्रयोग होता है, और उस पृष्ठ पोषण के द्वारा उसमें निरंतर सुधार क्या है, कमियां क्या रही हैं, उनको अपन वापस भेजते हैं। तो थर्ड सोपान के अंतर्गत इसका उल्लेख कर रखा है, ये फीडबैक का कार्य होता है। क्या होता है, फीडबैक का कार्य होता है। आप पेज नंबर 233 के ऊपर, 233 होगा ना, 233 कितना नंबर प्रश्न, 107 नंबर प्रश्न है, 230 के पृष्ठ के ऊपर इसका उल्लेख कर रखा है थर्ड सोपान के अंतर्गत फीडबैक का, कि फीडबैक क्या होता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर सहायक अधिगम का मोड नहीं है, कंप्यूटर सहायक के प्रकार पूछ रहा है। तो इंफॉर्मेशन सूचनात्मक अधिकारी के रूप में भूमिका निभाता है, मॉडलिंग ट्यूटोरियल टीचर के रूप में, ड्रिल अभ्यास होता है। ये मॉडलिंग कहीं भी उल्लेख नहीं है, बाकी सब प्रकार हैं इसके, 9 प्रकार मैंने बता रखे हैं इसके मॉडल में, बट मॉडलिंग नहीं बता रखा। सिमुलेशन, कई बच्चे बोले सर मॉडल सिमुलेशन अलग होता है, मॉडलिंग अलग होता है। तो इसका आंसर आपको 243 और 244 पे पूरा वर्णन कर रखा है इनका, तो आप वहां देख सकते हैं, इन सब का उल्लेख है पेज नंबर 243-44। आंसर यहाँ पे 2 गलत है। कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम का कौन सा प्रतिमान सक्रिय ज्ञान, हस्तकौशल व परिकल्पना परीक्षण पे बल देता है। कौन सा मॉडल जो है वो एक्टिवली बच्चा स्वयं करके सीखता है, हाँ अपने आप से सीखता है, परिकल्पना बनाने पे बल देता है, उनकी जांच करता है। तो रहस्य उद्घाटन प्रतिमान आपके लिए नया नाम हो सकता है। ये अपनी जो ऑब्जेक्टिव वाली बुक में तो मैंने एज इट इज ये नाम भी डाल रखा है, 153 के पृष्ठ पे ऑब्जेक्टिव वाली जो फर्स्ट ग्रेड वाली किताब निकाली थी, उसमें तो सेम नाम डाल रखी, व्याख्या कर रखी है। और जो थ्योरेटिकल वाली किताब है उसमें भी 236 के पृष्ठ पे आप देखना, वहां भी मैंने 236 ही होगा शायद, कितना 109 नंबर है ना, 244 के पृष्ठ पे, 244 के पृष्ठ पे मैंने एक प्रतिमान का उल्लेख कर रखा है, अन्वेषण प्रतिमान, जो जेरोम ब्रूनर ने दिया था। ये अन्वेषण प्रतिमान ही एक प्रकार से क्या, रहस्य उद्घाटन प्रतिमान है, जिसमें बच्चा स्वयं खोज करके सीखता है, शक्य रूप से सीखता है। तो ऑब्जेक्टिव वाले में तो सेम नाम मिल जाएगा आपको, ये रहस्य उद्घाटन प्रतिमान होता है, जहां बच्चा अपने आप सीखता है, स्वयं खोज करके सीखता है। अगला प्रश्न है, जब ई अधिगम को परंपरागत कक्षा प्रक्रियाओं के साथ जोड़ा जाता है तो इसे क्या कहते हैं। मुझे नहीं लगता किसी का गलत होगा, यानी कि मिश्रित अधिगम। कौन सा अधिगम होता है, ये मिश्रित अधिगम है। आप ऑब्जेक्टिव वाले में भी और थ्योरी वाले दोनों में इसकी व्याख्या कर रखी है। मैंने पहले वाले पेपर जो करवाए थे उसमें भी इसकी बात की थी, कौन से पेपर में, बायोलॉजी वाले या कोई पेपर में एक प्रश्न आया था ऐसा ही सेम, वहां भी मैंने बताया था, ठीक है। तो दूरस्थ अधिगम तो घर बैठे शिक्षा प्राप्त करते हैं, एकीकृत अधिगम, इंटीग्रेटेड अधिगम जो होता है वो सबको साथ लेके चलने वाला होता है, एक्टिव अधिगम। ये ब्लेंडेड अधिगम होता है ना, इसी को अपन मिश्रित अधिगम बोलते हैं, बस इसने वर्ड डाल के बड़ा कंफ्यूज कर दिया। तो ब्लेंडेड अधिगम होता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का रूप जो होता है, इसको ब्लेंडेड बोलते हैं, मिश्रित अधिगम बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी व्याख्या मैंने उस पर कर रखी, आप देख लेना। 162 ऑब्जेक्टिव वाले में भी है, 236 ऑब्जेक्टिव थ्योरी वाले में भी है, उसमें इसका उल्लेख कर रखा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ब्लेंडेड अधिगम। तो ये टोटल आपके स्कूल लेक्चर में पॉलिटिकल साइंस के ये 10% थे, और कुल मिला के पॉलिटिकल के बजाय ये ठीक ठाक रहे हैं, ये शायद आपके लगभग के सही होंगे। ओके, धन्यवाद।